Hi Sumit ji. Thank you for being हेलो, here today. नमस्कार जी, एंड थैंक यू फॉर नमस्कार जी। हैविंग मी हियर। हाँ जी, आप आए हमारी कम्युनिटी के लिए, आपकी स्टोरी आज हम सुनेंगे। सो आई वांट कि सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें। जी, मेरा नाम सुमित भारद्वाज है, मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ और इसके साथ-साथ मुझे मौका मिला पिछले 6-7 साल से एक ऑर्गनाइज़ेशन को हेड करने का। आई एम द फाउंडर ऑफ ग्रीन प्लैनेट सोसाइटी व्हिच इज़ वर्किंग फॉर क्लाइमेट चेंज। सो पिछले लगभग 6-7 साल से हम वी आर फाइटिंग अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज और इस दौरान हमने कई सारे अर्बन फॉरेस्ट्स बनाए हैं और 23 एकड़ ज़मीन में लगभग 25,000 पेड़ हमने लगाए हैं, जिससे पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम वहाँ पे डेवलप हो गया है। ज़ीरकपुर के अंदर है, चंडीगढ़ के पास। और इसके अलावा हमें स्टेट अवार्ड भी मिला और डिस्ट्रिक्ट ने भी कई बार हमें इसमें सपोर्ट किया। सो दिस इज़ व्हाट आई डू ऑल द टाइम और नेचर में सारा दिन रहा जाता है इस बहाने से और नेचर के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। जी, 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 सो नाइस। आप इकोसिस्टम के लिए एक अपना बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। सो अब मैं जानना चाहूँगी आपकी अनस्कूलिंग जर्नी के बारे में कि जो आपकी अनस्कूलिंग स्टोरी है, ये कैसे आपकी अनस्कूलिंग जर्नी शुरू कैसे हुई? अगर सबसे पहले आप हमें ये बताएँ तो। जी, अनस्कूलिंग जर्नी मेरी शुरू हुई थी अप्रॉक्सिमेटली 2017-16 में। आई वाज़ वेरी मच इंस्पायर्ड बाय जो राजीव दीक्षित जी हैं, उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर था, उन्हें सुनता रहता था। तो जैसा उन्होंने बताया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इट वाज़ डिज़ाइन्ड बाय मैकॉले और केवल इस तरह के जो है ना कॉपी कैट्स बनाने के लिए जनरेट किया गया था। ओनली टू प्रोड्यूस द यस मैन वो ओनली से यस टू योर ऑर्डर्स। इसके अलावा उन्हें ना सोचने की आज़ादी हो और उन्हें ना ही किसी तरह का और मतलब इनोवेटिव काम करने की आज़ादी हो। तो ठीक है, एज़ ए थ्योरी ये लगता है हमें कि इट इज़ हिज़ वॉइस या उनके आइडियाज़ हैं। बट जब मेरा बच्चा बड़ा हुआ, मेरी बेटी जो 15 साल की है अभी, जब वो धीरे-धीरे बड़ी हुई, हमने अलग-अलग स्कूल्स में ट्राई किया। इवन मुझे तो भूत सवार था कि आई आई हैव टू एडमिट हर इन द बेस्ट स्कूल ऑफ द सिटी। सो आई केम टू चंडीगढ़ फॉर हर एजुकेशन और यहाँ आके हमने टॉप स्कूल्स को सर्च किया और जो स्टेट में जो टॉप स्कूल था उसमें उसका एडमिशन करवाया और वी वर कि भाई हमने कुछ बहुत ही बड़ा अचीव कर लिया है कि बेस्ट स्कूल में अब तो बच्चों का फ्यूचर सेट है और सब कुछ। बट ग्रेजुअली मुझे समझ में आने लगा कि चीज़ें उस तरह की नहीं है जैसी हम सोच रहे हैं, क्योंकि बच्चे की जो एबिलिटीज़ थी, जो उसकी क्वालिटीज़ थी, उनको हमेशा नज़रअंदाज किया जाता था और ऐसा हर जगह होता है। डिस्पाइट ऑफ schools, whether it is a big school or government school or small school, वो एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि आपको उन 50 बच्चों को 100 बच्चों को एक ही तरह से ट्रीट करना होता है। इंडिविजुअलिटी का उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्रिएटिविटी का वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फिर ग्रेजुअली हमें प्रॉब्लम्स आने लगी, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आने लगी। जैसे वो 4-5 साल की उम्र में से ही ना बहुत अच्छी हिंदी और इंग्लिश बोलना उसका शुरू हो गया था। तो उसकी भाषा पे बड़ी अच्छी पकड़ थी और यहाँ तक कि संस्कृत भी वो बोल लेती थी, श्लोक भी पढ़ लेती थी। तो स्कूल में जब भी इस तरह का कोई मौका मिलना होता था तो वो और किसी फैक्टर से किसी और बच्चों को मिल जाता था, जहाँ वो बच्चे शायद उतने कंफर्टेबल में नहीं थे इस चीज़ में। बट ये बच्चा जब मतलब मुझे याद है 6-7 साल की उम्र में भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण की, है ना? तो सशक्तिकरण और ये इस तरह के जो शब्द थे, भारी भरकम शब्द, वो बहुत स्पष्ट बोलती थी। तो स्कूल में हमने बात की, पीटीएम में बात की। सो एज़ यूजुअल जो सभी पेरेंट्स जैसा कि फेस करते हैं, कभी भी स्कूल मैनेजमेंट या टीचर्स आपके बच्चों की प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है। दे ऑलवेज़ से कि ये प्रॉब्लम उन्हीं की है, हमारी तरफ से तो हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, बच्चों में प्रॉब्लम है। तो वो होता रहा। फिर जो बोलने की आज़ादी होती है जो स्कूल में,
आप स्कूल वैन में जब बैठते हो तब से लेकर, और स्कूल वैन में जो आंटी होती है वो आपको बोलती है कि आपको यू डोंट हैव टू टॉक, फिर आप अपने प्रेयर में जाते हो, फिर आप अपने असेंबली में जाते हो, फिर क्लासरूम में जाते हो, इवन जब आप लंच टाइम में भी बोलने की कोशिश करते हो तो आपको हमेशा डांटा जाता है। तो जब आप स्कूल में हो, आप बहुत सारे बच्चों के साथ हो, तो व्हेन यू विल एक्सप्रेस, आपके पास एक्सप्रेशन के मौके तो है ही नहीं, और एक्सप्रेशन के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं। आप कितना भी ज्ञान ले लो, आप कितनी भी जानकारी इकट्ठा कर लो अपने पास, जब तक आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सो इस तरह की मल्टीपल इंस्टेंसेस जब हमारे साथ हुए, तो आई डिसाइडेड कि भाई अब इसको करना चाहिए। बट वो होता है ना कि एक हिम्मत नहीं होती है, पूरे जो कन्वेंशनल सिस्टम है उससे बाहर निकलना एक बड़ा चैलेंज होता है। सो मतलब फॉर्चुनेटली कोविड आ गया ठीक है। सो इट वाज फॉर्चुनेटली फॉर अस इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन। तो वहाँ हमने ट्राई किया, घर पे पढ़ना शुरू किया और चीज़ें समझ में आई कि यस इट इज़ पॉसिबल। तो वो किया। उसके बाद फिर एक पार्शियल होम स्कूलिंग स्टार्ट हुई 7th 8th में उसकी, और फाइनली 7th के बाद हमने उसकी ऑफिशियल होम स्कूलिंग शुरू कर दी। ओके, मतलब ये सारी जद्दोजहद करते-करते बच्चे का 7th स्टैंडर्ड आ गया आपका, हाँ एंड जी, हाँ जी। मतलब कोविड ने बूम दिया आपको, एक कॉन्फिडेंस दिया। हाँ जी, कोविड ने हमें एक टाइम दिया। सबसे पहली बात तो 8 महीने का टाइम बिना स्कूल के रहे बच्चे, तब समझ में आया कि स्कूल से तो अच्छा ही कर सकते हैं। जी। सो अभी कैसे, मतलब आप अनस्कूल कर रहे हैं, मतलब जैसे आई एम आल्सो, मैं भी एक अनस्कूलिंग मदर हूँ। तो मैं जो अनस्कूलिंग के बारे में समझती हूँ दैट इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ये एक लाइफस्टाइल है, इसको आप किसी मेथड की तरह नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली। क्योंकि यही सोल है अनस्कूलिंग की। सो अगर आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ एक्सपीरियंसेस बच्चों के बारे में, मतलब जब से आपने अनस्कूल करना शुरू किया तो उससे लेके अभी तक अपना जो बच्चों का एक्सपीरियंस है, जो आपका एक्सपीरियंस बच्चों के साथ रहा है, उसकी कुछ चीजें अगर आप शेयर करें। मेरी दूसरी बेटी भी है, वो जो अभी 8 साल की है। तो आई वो गेस शी वाज इन फर्स्ट जब आपने स्टार्ट किया उसका, हाँ छोटी जी, वाली। वो बस 1 या साल के लिए स्कूल गई थी वो। उसके जी बाद फिर स्कूल हमने उसका बंद कर दिया था, और जी दोनों ही बच्चियों का एक साथ हुआ। और अब दोनों के, वो जैसे आपने बताया कि दिस इज़ अ लाइफ़स्टाइल, और दोनों के चैलेंजेस अलग हैं, दोनों की ज़रूरतें अलग हैं, और या दोनों का सीखने का तरीका अलग-अलग है। जी और ये सिर्फ 2 बच्चे हैं, इसके अलावा अगर हम आपके बच्चे की बात करें और जितने भी बच्चे हैं हमारी कम्युनिटी में, हम बात करें तो सबका सीखने का तरीका अलग है। और यही इस पूरे मेथड की का बेस है कि हमें ये समझना है कि हर बच्चा अलग काम के लिए बना है, अलग तरह से बना है, अलग तरह से सीखने के लिए बना है। तो इसमें जो बड़ी बेटी के केस में अगर हम बात करें, तो स्टार्ट हमने किया लाइब्रेरी से, जी बुक्स से। और यहाँ हमारे चंडीगढ़ में एक स्टेट लाइब्रेरी है सेक्टर 34 में, तो हमने जी सबसे पहले वहाँ पे शुरू किया। और जो बुक्स उसके पास अवेलेबल थी उस लाइब्रेरी में, वो उसको पढ़ने का मौका मिला। और जब स्कूल से वो अनस्कूलिंग में आई, तो और इतना खुला वातावरण उसे कभी भी नहीं मिला था कि हर चीज़ आपको बॉन्डेड तरीके से करनी है। वैसा नहीं है, यहाँ पे आपके पास हज़ारों बुक्स हैं, लाखों बुक्स हैं, और उनमें से आपको जो चाहे आपको पढ़ना है। सो सबसे पहले तो वो आज़ादी ही एक तरह से बच्चों को इंस्पायर करती है कुछ अच्छा करने के लिए। और फिर उसने शुरू किया, शुरू में वो जेरेनिमो स्टिल्टन पढ़ती थी, फिर डॉग डायरीज़ उसने पढ़ना शुरू किया। सो एक डाउट रहता था कि भई ये तो सिर्फ़ कहानियाँ पढ़ रही है, और वो मतलब नॉलेज कहाँ से आएगी? सो नॉलेज तो एक्सपीरियंसेस से आती है। और ये हमने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, आपने भी सीखा होगा, सभी ने सीखा होगा, लेकिन कभी-कभी हम जी जी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। सो पढ़ना सीखा उसने, उसकी भाषा बहुत अच्छी हुई, इंग्लिश लैंग्वेज पे उसकी बहुत अच्छी पकड़ हुई, बैठने की उसकी जो कैपेसिटी थी वो बहुत अच्छी हुई। वो 8 घंटे लगातार किसी विषय पर बैठ सकती थी। सो ये एक तरह से अचीवमेंट थी उस पूरे प्रोसेस की। और उसके बाद एक बार जब उसे बुक्स पढ़ने का जब चस्का लगा, तो फिर वो किसी भी तरह की, और आई वाज़ वेरी श्योर कि अभी ये शुरू में जेरेनिमो स्टिल्टन की वो स्टोरीज पढ़ रही है जिसमें फोटोज दिखती हैं। फिर वो धीरे धीरे बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगली अ, उसमें सेगमेंट में चला जाता है।
धीरे-धीरे अभी वो नॉवेल्स पढ़ना उसने शुरू कर दिया। और फिर साथ-साथ में जब वो अपने जो नॉलेज का जो है, क्योंकि वी ऑलवेज़ कीप टॉकिंग टू आवर किड्स कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, बहुत बातें करते हैं हम। और जब बातें बहुत ज़्यादा करते हैं तो हमें समझ में आता है कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, वो क्या सीखना चाह रहे हैं, क्या चीज़ उनके लिए आसान है, क्या चीज़ उनके लिए मुश्किल है। तो वो हम करते हैं। और अग्नि के केस में निकल के आया कि शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी। और फिर हमने साइकोलॉजी की उसको बुक्स ला के दी। एक वाह! बुक है साइकोलॉजी, जो बेसिक जो साइकोलॉजी है डेविड जी मेयर्स की। तो जी, ये यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में एक टेक्स्ट बुक है। सो 15 साल का या 14 साल का बच्चा यूएस की यूनिवर्सिटीज़ की टेक्स्ट बुक को पढ़ पा रहा है और एन्जॉय कर रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट मुझे लगा। और राइट। ये हमारे एक तरह से लाइफ में भी हम देखते हैं, जैसे कि आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल कि अगर एक आदमी मुंबई से बाइकर जो है वो बाइक लेके आ रहा है एंड ही हैज़ अ बाइक वर्थ रुपीज 15 लाख और 20 लाख। सो डेफिनेटली अगर वो बाइक 20 लाख रुपए की ले रहा है तो ही कैन अफोर्ड कार जर्नी और इवन फ्लाइट जर्नी, है ना। बट बिकॉज ही लाइक्स दैट जर्नी, है ना, दैट इज नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। कितनी भी आप बड़ी बाइक ले लीजिए, कार और आपकी फ्लाइट से ज्यादा राइट, कंफर्टेबल नहीं होगी। टाइम भी बिल्कुल, उसमें ज्यादा लगेगा, सब कुछ होगा, बट स्टिल ही लाइक टू राइड थ्रू आउट द वे। राइट। फिर वो हुँ, लद्दाख जाता है, हुँ, लद्दाख में खुद राइड करता है, खुद ड्राइव करता है, और वहाँ होटल भी अफोर्ड कर सकता है, ही कैन अफोर्ड अ गुड होटल। बट राइट, नहीं, राइट। वो फिर टेंट्स में रुकेगा जाके, खुद खाना बनाएगा, है ना, जी, ट्रैक करेगा, वो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ाई करेगा। सो इस सब में एक भी चीज आपको कंफर्टेबल तो नहीं लग सकती, बट क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, क्योंकि वो अ, उस काम को करना उसे अच्छा लगता है, तो वो मुश्किल चीजें, मुश्किल लगने वाली चीजें भी वो आसानी से कर लेता है। तो सेम हमारे कॉन्सेप्ट में है कि जो चीजें मुश्किल लगती हैं, या मैथमेटिक्स भी है अगर हम बात करें, है ना, या कोई और भी सब्जेक्ट हैं, तो अगर आपको मुश्किल लगते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो मुश्किल हैं ही। अगर आपको इंटरेस्ट है तो बहुत आसानी से आप उसे कर लेंगे। सो अग्नि के केस में ये रहा। और पीताम्बरा के केस में अभी हमारा फोकस है कि वो पढ़ना और लिखना अच्छे से सीख जाए, क्योंकि जो मोड ऑफ जो कम्युनिकेशन है, या जो है ना इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने का जो तरीका है वो यही है। तो जी, उसमें हम थोड़ा सा फॉर्मल उसको ट्यूशन के थ्रू उसको करते हैं, कुछ हम खुद भी कोशिश करते हैं, और फिर बुक्स वगैरह उसको बहुत सारी उसके इंटरेस्ट की ला के देते हैं, ताकि वो पढ़ना और लिखना सीख जाए। एक बार जब बच्चा पढ़ना और लिखना सीख जाता है तो वो अपने इंटरेस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। और एज ए गार्जियन हमारा काम है सिर्फ बच्चों को गार्ड करना। हमें डिसाइड नहीं करना है कि वो बच्चे क्या करेंगे, उन्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। लेट दिस डिसाइड देम और देमसेल्फ। और बाकी हम उनकी जो हम कर सकते हैं, जो फैसिलिटीज हम दे सकते हैं, जो ट्रैवल हमें करा सकते हैं, उन्हें जो एक्सपोजर हम दे सकते हैं, वो हमें देना है। जी, जी। सो एक और चीज़ अभी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आपने ये अनस्कूलिंग का डिसीजन लिया, आपने उससे पहले आपके बच्चे जा रहे थे स्कूल, योर डॉटर्स वर गोइंग टू स्कूल। सो कोई सोसाइटल प्रेशर या फैमिली प्रेशर या फिर हम कह लें कि मतलब बच्चों ने उसको कैसे लिया एकदम से, या कुछ चैलेंजेस, वो वाला फेज़ जो था, वो डीस्कूलिंग का फेज़, हाउ वाज़ इट? देखिए, यू नो इट वेरी वेल एंड आई कैन या आई सेंस। कैन अंडरस्टैंड, या सो बिल्कुल, बिल्कुल। आई डोंट नीड टू आंसर यू, बट मैं दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि बिल्कुल, जी। ये दिस इज अ इनएविटेबल पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। जब जी, आप किसी धारा के विपरीत चलते हैं तो पूरा समाज, पूरा परिवार, आपको जानने वाले आपके दोस्त सब प्रश्न करते हैं, क्योंकि लोगों ने ना एक पूरा का पूरा उनके आसपास एक पूरा एक कोकून बना होता है। उस कोकून से बाहर देखने की हमारा नजरिया ही नहीं होता है। तो जब नजरिया नहीं होता है तो फिर आप उस चीज को देख ही नहीं पाते हो। सो बहुत मुश्किल होता है। और हर तरफ से आपको प्रश्न आते हैं, लेकिन आपको अपना काम करते जाना है। और प्रूव भी नहीं करना है, हमें यहाँ पे प्रूव भी नहीं करना है कि हम बेस्ट हैं, या हमारा बच्चा बेस्ट है, हमारा बच्चा और बच्चों से बेस्ट सीख रहा है। हमें बस ये देखना है कि क्या वो एंजॉय कर रहा है, क्या वो प्रोसेस को
समझ पा रहा है, क्या वो चीज़ें सीख रहा है, हर रोज़ कुछ न कुछ नया सीख रहा है, दैट इज़ ऑल। पता नहीं क्या होगा, है ना? वो डर तो हमें सबसे पहले बाहर निकालना ही पड़ता है, जो एक एक पेरेंट्स के है ना, मन में होता है, और पूरी दुनिया डर से चलती है। इंश्योरेंस पूरा इंडस्ट्री जो है डर से चलती है, मेडिकल इंडस्ट्री पूरी डर से चलती है, एजुकेशन इंडस्ट्री जो है पूरी डर से चलती है। तो सबसे पहले आपको उस डर से बाहर आना पड़ेगा। वो डर होता है कि आप अगर बच्चा कुछ फेल हो गया, आपका कॉन्सेप्ट फेल हो गया, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी आपके ऊपर, इट्स अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये आप ही पे है। अगर वो कामयाब हुआ तो कोई बात नहीं, है ना? लेकिन अगर कहीं वो फेल हो गया या कहीं कुछ प्रॉब्लम आई, सो एवरीबॉडी विल से कि भी आपने ये किया, और तो इस सब चिंता से, इन सब जो फियर्स हैं, इनसे आपको बाहर आना पड़ता है, और अपने बच्चों से बात करो, उनके साथ समय बिताओ, और लगातार कोशिश करते रहो कि कैसे होता है। और जब बच्चे सीखने लगते हैं, जब चीज़ें लोगों को दिखती हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ना चढ़ते सूरज को सलाम करती है। तो जब बच्चा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करे, जैसे मेरी बेटी के केस में, छोटी बेटी के केस में, तो उसने बहुत जल्दी ताइक्वांडो में स्टेट मेडल ले लिए, गोल्ड मेडल्स ले लिए। सो वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा लोग समझना शुरू करते हैं, और फिर लोगों की चिंता करके तो हम इस प्रोसेस में बिल्कुल भी नहीं जा सकते, राइट, क्योंकि राइट। बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस है। जी। सो जब आपकी बड़ी बेटी को आपने स्कूल से निकाल के अनस्कूलिंग स्टार्ट की, सो हाउ वाज हर एक्सपीरियंस? उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी? उसके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे? डायरेक्टली हमने नहीं निकाला था, मैंने ना एक और स्कूल ट्राई किया था यहाँ पे। ओके। हमारे ज़ीरकपुर में एक स्कूल था, तो उस स्कूल में थोड़ी-सी अनकन्वेंशनल टाइप की एजुकेशन थी, जी। और जो उनके प्रिंसिपल थी, जब मैं उनसे मिला तो मुझे लगा कि वो एक मॉडरेट सा हमें एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, जहाँ पे स्कूल भी है, और स्कूल की कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं डेफ़िनेटली, जी। और अनस्कूलिंग की भी होती हैं। तो मुझे लगा कि एक मॉडरेट सा हमें सिस्टम मिल गया है। तो वहाँ जैसे एग्ज़ाम्स में भी, आप जब बच्चे स्कूल से वहाँ जाते थे, आपके स्कूल में जाते थे, तो पहले सबसे पहले डांस कराया जाता था उनको, खूब मस्ती कराई जाती थी। एग्ज़ाम का पूरा प्रेशर उनसे हटाया जाता था। फिर उनको किया जाता था, फिर उनके वहाँ लेवल्स के बेस पर पढ़ाई होती थी, मतलब क्लास के बेस पे नहीं होती थी, L1, L2, L3, कि भई अगर बच्चा इस तरह से पढ़ रहा है तो एक अलग सेगमेंट में हम रखेंगे उसको, उससे अलग तरीके। तो मुझे थोड़ा ठीक लगा, लेकिन ग्रेजुअली वो ये ना एक सोसाइटी का प्रेशर, लोगों को पसंद ही नहीं आती ये चीज़ कि आपके बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चे प्रेशर में नहीं है, परेशान नहीं है, तो लोगों को लगता है कि स्कूल सही नहीं है। तो जी। उनको फिर वो स्कूल का सिस्टम बदलना पड़ा, जैसा कि कन्वेंशनल हुँ। होता है। तो फिर हमने, राइट। जब उन्होंने वो स्कूल का सिस्टम बदला, तो फिर हमने उसको बाहर निकाल लिया। तब तक क्योंकि हम 2-3 साल से, 4 साल से इस बारे में बात कर रहे थे, तो बच्चे कम्फर्ट थे। शी वाज़ वेरी कम्फर्ट कि भई मुझे इस तरह से पढ़ना है, और ये तो उसको जानकारी थी कि अनस्कूलिंग क्या है, होम स्कूलिंग क्या है। तो ऐसा कुछ, मतलब स्विच करने में बहुत स्मूथ स्विच हो गया हमारा, बहुत एकदम से, राइट। मतलब वो हुँ, नहीं, हुँ। ट्रांजिशन नहीं आई। सो जैसे आपने इस जर्नी की बात की कि 2-3-4 साल जो आपके लगे, सो इसको मैं भी हमेशा कहती हूँ कि ये हर होम स्कूलिंग या फिर स्पेशली अनस्कूलिंग पेरेंट्स, ये जर्नी बहुत ज़रूरी है। इसको मैं बोलती हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। एक पेरेंट जी। का ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से होता है, एंड ये ऑनगोइंग जर्नी है। ये हम बोलें कि एंड हो जाता है कहीं पे आके, नो, ये ऑनगोइंग जर्नी है। अपने बच्चे के साथ आप भी ग्रो होते रहते हो, आप लर्न करते रहते हो। तो अगर इस जर्नी के बारे में आप कुछ अपने एक्सपीरियंसेस, जैसे आपने फियर की बात की कि फियर हमें आता है और इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस अपना आप शेयर कर सकें, और ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, आपको इसकी कितनी इम्पोर्टेंस लगती है, या फिर आप इस बारे में भी बात कर सकते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है। इट? तो अगर आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं, और आपको अपने बच्चों पर विश्वास है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नंबर 1। जी। दूसरा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सबके लिए अलग है, सबके हम्म। एक्सपीरियंसेस अलग हैं, सबके रिसोर्सेज राइट। अलग हैं, सबकी लोकेशंस अलग हैं ना। जैसे हमें यहाँ पे बड़ा अच्छा फ़ायदा मिलता है, हम चंडीगढ़ में रहते हैं, तो वी कैन गो टू द हिल्स वेरी हम्म। इजीली, विद इन 30 मिनट्स हम हिल्स में पहुँच जाते हैं।
तो हमारे जी। आसपास हमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो हमें एक्सपोज़र देते हैं, हिल्स का एक्सपोज़र देते हैं। तो सबकी अपनी-अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, सबके अपने-अपने लोकेशंस हैं। सो दूसरा ये है कि ये कोई वैसा नहीं है सिस्टम कि भई हमें भी अनस्कूलिंग करना है, हमें भी अनस्कूलिंग करना है। आपको सबसे पहले टाइम देखना है कि आप कितना टाइम दे सकते हो, क्योंकि अनस्कूलिंग इज़ अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। जैसे हम घर बनाते हैं, तो एक घर हम कॉन्ट्रैक्ट पे बनाते हैं कि हमने जी, कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया और उसने अपना घर बना दिया। सो स्कूल्स आउटसोर्स लाइक कर दैट। दिया। हाँ, तो स्कूल्स लाइक दैट कि हमने स्कूल में फीस जमा करा दी, उसके बाद हमें कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे की वहाँ लर्निंग सारा को जो हम प्रेशर आउटसोर्स कर देते हैं वहाँ पे। लेट हाँ वी जी। हैव पेड, हमारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है अभी। जी, और जो अनस्कूलिंग है या होम स्कूलिंग है, वो फिर होता है कि जो हम खुद अपना मकान बनाते हैं, सरिया कहाँ से लेके आना है जी, आपको राइट। कहाँ से फर्नीचर लाना है, कौन-सा मिस्त्री आएगा, क्या आएगा। तो वहाँ रोज़ आपको खुद भी सीखना होता है और उस प्रोसेस को भी आगे बढ़ाना होता है, और उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको बेस्ट चीज़ें ढूँढनी होती हैं। सो ये रोज़ की प्रैक्टिस है, हर रोज़ आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। आप रुक नहीं सकते, यहाँ छुट्टियाँ नहीं हैं। जी। इसमें ये नहीं है कि आपकी 1.5 महीने, 2 महीने की छुट्टियाँ होगी। आपको आपका हमेशा प्रोसेस कंटीन्यूअसली चलता रहेगा। तो कुछ लोगों को बड़ा फ़ैसिनेटेटिंग लगता है ये आइडिया कि भी अनस्कूलिंग, होम स्कूलिंग बड़ा बड़ा कूल है ना? वो उस कूलनेस के चक्कर में वो सोचते हैं कि वी विल आल्सो अडॉप्ट दिस। बट अ, इस तरह से अडॉप्ट ना किया जाए तो अच्छा है। आप इस सिस्टम को समझें, राइट। एक्सपीरियंसेस, अपने रिसोर्सेज को भी देखें, अपने टाइम को भी देखें। आप अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं तो बहुत मुश्किल होता है, या फिर अगर आपका जो प्रोफाइल है वो इस तरह का है जहाँ आपके पास टाइम नहीं है तो हुँ। बहुत मुश्किल होता है। तो चीज़ें सबके लिए अलग-अलग हैं। सो दिस इज़ कि आपको ध्यान रखना चाहिए ट्रांज़िशन कैसे करनी है, आपको करना है या नहीं करना। सो इन सब चीज़ों के बारे में, और कन्विक्शन बहुत ज़रूरी है। मतलब राइट। आपको हर कदम पे प्रॉब्लम आएगी। आपको गली में बच्चे अगर खेल रहे होंगे तो वहाँ पे आपको लगेगा कि यार मेरे बच्चे जो हैं वो आइसोलेट हो रहे हैं, दूसरे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनमें कई बार सोसाइटी में प्रेशर हो जाता है, दूसरे वो, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और हर चैलेंज को हमें तो फेस करना ही करना है, बच्चा भी उसका हिस्सेदार होता है। राइट। सो इस प्रोसेस में जाना काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन जो इसको एन्जॉय करता है उसके लिए बहुत अच्छा है। वी जी, जी, जी। एन्जॉय एवरी डे, एवरी लर्निंग हम करते हैं। और स्कूल में जिस तरह से एक बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पे पीयर ग्रुप होता है, उनके साथ के बच्चे उनके साथ होते हैं। लड़ना-झगड़ना वहाँ पे कैसे सोसाइटी में आगे बढ़ना है, क्या चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कूल भी आपको सिखाता है। बट ऐसा नहीं है कि इस सिस्टम में अगर हम हैं तो वी हेट स्कूल्स, है ना? यस, एग्ज़ैक्टली। स्कूल अपनी जगह पे एक हुँ। सिस्टम है, ठीक है? उसकी कुछ अपनी कमियाँ हैं, उसके कुछ अपने फ़ायदे हैं। वैसे ही हम जो आई थिंक हम कह अनस्कूलिंग सकते हैं है। कि वी आर द क्रिटिक्स ऑफ स्कूलिंग सिस्टम। मतलब वहाँ पे वी नीड सम रेवोल्यूशन। दिस इज़ हाई टाइम कि हाँ कुछ जी। रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। जी, जी, जी। मतलब डेफ़िनिटली। छोटे-छोटे चेंजेस से कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज़ टाइम हाँ जी। बहुत जल्दी जैसे हम जनरेशन गैप की बात करते हैं ना कि बहुत फ़ास्ट हो गया है अभी। तो द हुँ। सेम वे एजुकेशन सिस्टम में भी हमें जो भी चेंजेस चाहिए वो एक रेवोल्यूशनरी मोड पे चाहिए। बिल्कुल, दिस इज़ ये व्हाट आई रेवोल्यूशन फील। है। ये आप क्रांतिकारी हैं जो आप अपने बच्चों के जीवन को एक एक अलग रास्ते पर लेके जा रहे हैं, और फिर धीरे-धीरे समाज में और आ रही है, लोगों में ये यस, समझ आ रही है अवेयरनेस आ रही धीरे-धीरे, है। हुँ। अवेयरनेस आ रही है, और फिर देखो मार्केट जो होती है ना वो लोगों के हिसाब से चलती है। जी। लोग जिस तरह से सोचते हैं मार्केट भी वैसे ही चलती है। तो अगर लोग इस तरह से सोचना शुरू करेंगे तो इस तरह के स्कूल्स आने शुरू हो जाएँगे। जैसे आने राइट। शुरू हो भी गए हैं। बहुत हो सारे भी गए हैं, ऐसे हाँ जी। स्कूल्स हैं जो इस तरह की एजुकेशन पे फ़ोकस करते हैं। तो धीरे-धीरे मार्केट शिफ्ट जब होगा, क्योंकि एजुकेशन बहुत बड़ी मार्केट है, हुँ। और जब मार्केट शिफ्ट होगा तो फिर इस तरह की चीज़ें धीरे-धीरे आनी शुरू हो जाएँगी। डेफ़िनिटली, तो डेफ़िनिटली। ये एक बड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन खुशी है कि हम इसका हिस्सा हैं, इस बदलाव का, और इस जी, बदलाव को लेके आने में हम अपने जो बच्चों को साथ लेकर चल रहे हैं। जी। सो थैंक यू सो मच सुमित जी बात करने के लिए। एंड में आप अगर व्यूअर्स के लिए अपने एक्सपीरियंस में से कुछ भी कहना चाहेंगे, कुछ भी एनी टिप्स और समथिंग जो भी आप देना चाहेंगे? अ, जो लोग
नए जुड़ना चाहते हैं अनस्कूलिंग में या होम स्कूलिंग में, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको अपने फ़ियर्स से बाहर आना है। दूसरा, आपको अपने आप को कन्विक्शन के साथ आगे बढ़ना है। मतलब इफ़ यू आर नॉट मतलब कन्विक्टेड, और आप कन्विक्शन नहीं है आप में और कमिटेड नहीं हैं आप, तो शायद आपको वो चीज़ें, जैसे हम स्कूल में जाते हैं ना, फर्स्ट मंथ तो हम बड़ी अच्छी-अच्छी किताबों पे जल्द वगैरह चढ़ाते थे। जी। बाद में तो वो है ना, जिम में भी हम जाते हैं तो शुरू-शुरू में जूते-वूते लेके अपना, तो वो जो है ना, इसमें मोटिवेशन काम नहीं करेगा। हुँ, इसमें कंसिस्टेंसी काम करेगी। क्योंकि राइट, मोटिवेशन एक लिमिटेड दौर में होता है। आप एक बार मोटिवेट हो सकते हैं, 2 बार हो सकते हैं, बट हर रोज़ आपको मोटिवेट नहीं कर सकता कोई। सो राइट, आपको इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। और अ, जो भी बच्चों से बात कीजिए। सबसे सबसे जी, अच्छा और सबसे बड़ा जो टिप है वो ये है कि जितना हो सकता है और जितना वाइड आप बात कर सकते हैं, वाइडली ना, वाइड टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं, उतना वाइडली बात कीजिए। हर विषय पर उनसे बात कीजिए। छोटे-बड़े पॉलिटिक्स, जो भी आपको समझ आता है, उनके हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए और उनके साथ सीखते जाइए। क्योंकि जब हम ये समझ लेंगे ना कि हम उनसे ज़्यादा जानते हैं, तो शायद हम सीख नहीं पाएँगे। और इस प्रोसेस में हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। हमारा सीखना एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे आज मैं बता रहा हूँ, अभी मैं 40 इयर्स की एज में मैंने फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि जो रोड रनर होता है, जो कार्टून हम देखते थे पहले, जो द रोड रनर शो, तो वो एक रियल बर्ड होता है। वो ओह! मुझे आज पता लगा है। ये मुझे आपसे पता चल रहा है। ठीक है, तो ओके, ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं, हमें कुछ या नहीं पता। तो हुँ, हम हमेशा अगर इस मोड में रहें कि हमें कुछ नहीं पता और हम सीखते रहें, जी, उनके हुँ। साथ भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बच्चों के साथ भी। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके बच्चे ही आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें सिखाते हैं, ऐसी-ऐसी कई बार क्वेश्चन्स उनके, मैं अपनी बड़ी बेटी की बात करूँ तो उसके क्वेश्चन्स कई बार ऐसे होते हैं कि मुझे एक बार सोचना पड़ता है कि ओके, मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है? कई बार मुझे हुँ। लगता है दिस इज़ वेरी इनवैलिड सा क्वेश्चन, मतलब ऐसा हुँ। थोड़ी, बट हमारे जब वो पर्सपेक्टिव उससे में ही नहीं है वो। राइट, हम देखते ही नहीं है उस तरह से, बट जब वो हुँ, बोलती है नहीं मम्मा आई वांट टू रिसर्च ऑन इट, एंड जब वो रिसर्च करके लाके मेरे सामने रखती है, एंड देन मुझे रियलाइज होता है ओ, मतलब इस नजरिए से हमने कभी देखा ही नहीं। हुँ, तो दिस एग्ज़ैक्टली। इज हाउ वो बच्चे भी आपको सरप्राइज कर देंगे, वो आपको अपनी, मैं तो कई बार बोलती हूँ कि आपको अपनी औकात याद दिलाते हैं आपको, कि आपको लगता है कि आप बहुत एजुकेटेड हो, आपको बहुत पता है, जी, बहुत नॉलेज है, बट बच्चे सब खत्म करके रख देते हैं सामने ना वो, बिल्कुल। मतलब अ, आपको पता चलता है कि यस, मतलब हमने कभी इस नजरिए से दुनिया को देखा ही नहीं है, लर्निंग को और कभी एक इस नज़रिया नजरिए से बहुत, नहीं जैसे देखा आपने हमने। नज़रिए की बात की, तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट नज़रिया है कि बच्चों की नज़र से कैसे दुनिया दिखती है। ये नज़रिया अगर हमें पता लगे ना, क्योंकि हम हमेशा पेरेंट्स की नज़र से देखते हैं। हमारे पेरेंट्स ने भी अपनी नज़र से देखा, हमारी नज़र से नहीं देखा। और हम भी अपनी नज़र से देख रहे हैं। तो मेरी जो बेटी अग्नि है, वो साइकोलॉजी पढ़ती है, तो वो वो इस चीज़ पे मेरे साथ डिस्कस करती रहती है कि मैं आपको बताऊँगी कि पेरेंटिंग क्या होती है। ठीक है? हम्म, कि क्योंकि पेरेंटिंग अ, मुझसे ज़्यादा उसे पता है कि बच्चों की ज़रूरतें क्या हैं। आजकल के लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। राइट, जेन ज़ी जो हैं, वो उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। मैं कई बार उससे बात करता हूँ कि आजकल के जो जेन ज़ीज़ हैं, वो तो बहुत ही मतलब बड़े सेंसिटिव से हैं, छोटी-छोटी बातों पे डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें तो डंडे भी पड़ जाते थे, तो हमें तो नहीं याद कि हम कोई उसमें ट्रॉमा में चले गए। राइट, सो इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं। फिर वो अपने व्यूज़ रखती है कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, क्योंकि दे हैव मोर इन्फॉर्मेशन, दे हैव मोर एक्सपोज़र टू द थिंग्स। अब आपको राइट, जिस चीज़ का पता ही नहीं है, तो वो आपको होगी कैसे? आपको राइट, ट्रॉमा के बारे में पता ही नहीं, तो ट्रॉमा होगा कैसे आपको? राइट, सो मतलब इस तरह की चीज़ें जितना डिस्कस करोगे ना आप, चाहे वो हम्म, बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, और अपने आप को अज्ञानी मान के आप आगे बढ़ते रहो, चीज़ें जी, होती रहेंगी। जी। सो थैंक यू सो मच सुमित जी, थैंक यू हमारे फॉर हैविंग मी। स्टोरीज का कवर करने का हिस्सा बनने के लिए। सो आई एम सो थैंकफुल, एंड बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं।